प्रिय विद्यार्थियों, चीन पर यूरोपीय प्रभुत्व की स्थापना के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पश्चिमी शक्तियों का चीन में आगमन हुआ और उसके बाद व्यापारिक संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने चीनियों को अफीम की लत लगा दी। इससे परेशान होकर चीनी सम्राट ने अफीम के व्यापार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस चीज को नहीं माना गया और तस्करी के द्वारा वो व्यापार करते रहे। ऐसे में चीनी अधिकारी लिन द्वारा उनकी पेटियों को नष्ट कर दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच वैमनस्य बढ़ गया और धीरे धीरे वो युद्ध की ओर अग्रसर हो गए और प्रथम अफीम युद्ध हुआ, जिसके बाद नानकिंग की संधि हुई। इसी के साथ हमने देखा था कि नानकिंग की संधि के तहत चीन को अपना 10 करोड़ रुपया युद्ध के हर जाने के तौर पर इंग्लैंड को देना पड़ा था और उस पैसे को वसूल करने के लिए किसानों पर भारी कर लगाए गए, जिन्होंने चीन में एक विद्रोह को जन्म दिया जो था ताइपिंग विद्रोह। ये जो विद्रोह था उसे हम अर्ध धार्मिक और अर्ध राजनीतिक विद्रोह की संज्ञा दे सकते हैं, जो कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, लेकिन इसका जो उद्देश्य था कि जो मंचू शासन बिल्कुल निर्बल हो गया है, विदेशियों के आगे झुक गया है, उसे समाप्त करना चाहते थे। अर्ध धार्मिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे आरंभ करने वालों में वो चीनी थे जो ईसाई धर्म ग्रहण कर चुके थे, उससे प्रभावित थे और उसी के अनुसार कानूनों में परिवर्तन चाहते थे, जैसे स्त्री पुरुष की समानता चाहते थे, किसानों में को भूमि का स्वामित्व देना चाहते थे आदि। इसके अतिरिक्त भी इस विद्रोह के कुछ कारण हम देख सकते हैं। पहली बात, चीन की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी, तो जो समस्याएं थी चीन की वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। मंचू शासकों की निर्बलता अफीम युद्ध के बाद तो पूरी तरह से जाहिर हो चुकी थी कि वो कितने निर्बल हैं। विदेशियों से अपने देश को मुक्त भी नहीं करा सकते, अपनी बातें नहीं मनवा सकते, अपने देश की जनता को हानि हो रही है अफीम के द्वारा, फिर भी उसे प्रतिबंधित कराने में असफल रहे। शासन का जो भ्रष्टाचार था उसकी वानगी भी हमने देख ली कि चीनी सम्राट के आदेश के बावजूद चीनी अधिकारियों की मिली भगत से उनके भ्रष्टाचार के कारण अफीम का व्यापार बंद नहीं हो पाया था। चीन में जो विदेशी प्रभुत्व बढ़ रहा था उसके विरुद्ध भी जनता में असंतोष था। चीन की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। किसान भारी करों से दबे हुए थे और इसी बीच 1849 में चीन में एक भयंकर अकाल पड़ा। इसके कारण जो जनता थी जिसमें असंतोष व्याप्त था, उसने विद्रोह भी कर दिया और मंचू सरकार और जो विद्रोही थे, इन लोगों के मध्य कई झड़पें हुई, कई छोटे छोटे युद्ध हुए और विद्रोहियों ने नानकिंग पर अपना अधिकार कर लिया और वहां पर अपनी अलग सरकार बना ली। यानी मंचू शासन की सरकार अलग चल रही है और नानकिंग में ताइपिंग विद्रोहियों द्वारा अपनी सरकार बना ली गई। तब मंचू शासन ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सहायता ली, क्योंकि वो युद्ध के अंतर्गत देख चुके थे कि यूरोपियन शक्तियों के पास युद्ध की कितनी शक्ति है। 1864 में इनका जो नेता था उसने आत्महत्या कर ली और उसके बाद जो अन्य विद्रोही थे उन्हें शासन द्वारा फांसी दे दी गई। इस नानकिंग सरकार के जो उल्लेखनीय सुधार रहे जो इन्होंने चीन में किए वो थे, एक तो स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, नागरिकों के अंदर समानता की बात की इन्होंने, किसानों को भूमि पर स्वामित्व प्रदान किया
और साथ ही साथ बहुविवाह का भी इन्होंने विरोध किया। लेकिन ताइपिंग विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्केल पर होने वाला विद्रोह था, जो मात्र शासकों के विरुद्ध था, अपने ही शासकों के विरुद्ध। इसके बाद आते हैं हम दूसरे अफीम युद्ध पर। प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, उससे इंग्लैंड संतुष्ट नहीं था, और दूसरा अफीम युद्ध बहुत सारे कारणों का प्रतिफल था। किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे कारणों ने मिलकर इस युद्ध को जन्म दिया। उन कारणों पे हम चर्चा कर लेते हैं। इंग्लैंड की दृष्टि में नानकिंग की संधि ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उस संधि से उसे कुछ मिलना चाहिए, लाभ होना चाहिए। लेकिन चीनी सरकार ने क्या किया था, इंग्लैंड के साथ ही अन्य जो यूरोपीय देश चीन में आए हुए थे, उनके साथ भी वो संधि कर ली थी। तो इंग्लैंड को लगा कि मुझे तो कोई ज्यादा लाभ मिला ही नहीं है। इसके अतिरिक्त नानकिंग की संधि के अंदर अफीम के व्यापार का तो कोई स्पष्ट उल्लेख था ही नहीं। फिर जो समानता के व्यवहार की बात की गई थी, वो अब भी नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा एक कैंटन में खोमचे वाले को, एक ठेला वाला जो था, उसको पीट कर जो कानून था वो अपने हाथ में ले लिया गया, और इससे कैंटन का जो वायसरॉय था वो बहुत ही नाराज हो गया था। इसके साथ एक जहाज था जिसका नाम था एरो। इस जहाज को चीनियों के द्वारा पकड़ लिया गया। इसमें झंडा जो है वो इंग्लैंड का लगा हुआ था दरअसल, इसलिए चीनी अधिकारियों द्वारा उसे पकड़ा गया था। हालांकि वो जहाज एक चीनी का ही था, लेकिन झंडा अंग्रेजी इंग्लैंड का लगा हुआ था। तो उस जहाज को चीनियों ने पकड़ लिया। उससे जो अंग्रेज थे वो बहुत नाराज हुए। इसके साथ ही इंग्लैंड जो है उसको कुछ अधिक सुविधाएं चाहिए थी, इसीलिए वो ये कहने लगा कि मुझे नानकिंग की संधि जो है उसको दोहराना है। जबकि नानकिंग की संधि में ये शर्त रखी गई थी कि 12 वर्ष बाद इसका पुनरीक्षण किया जाएगा, दोबारा इसका रिवीजन किया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड को वो अपर्याप्त लग रही थी और वो शीघ्र ही इसको पुनरीक्षण इसका करना चाहता था। वो ये कहता था कि भाई जो सारा चीन है उसे हमारे लिए खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी केवल 5 बंदरगाह ही खुले हुए थे ना उनके लिए। लेकिन अब उसने कहा कि हमें सारा चीन चाहिए। फिर जो यांगत्सी नदी है उसके अंदर भी हमें जहाज चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। अफीम का व्यापार जो है उसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। जो मजदूरों की समस्या है, उनकी बस्तियों की समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए। और पीकिंग, जो कि चीन की राजधानी था, पीकिंग से प्रत्येक पश्चिमी राष्ट्र का सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे वर्तमान में होता है कि एम्बेसीज बनी होती हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। तो इंग्लैंड का ये मानना था कि पीकिंग से प्रत्येक पश्चिमी राष्ट्र जो है वो अपना प्रत्यक्ष संबंध रखे, उसे जो बात कहनी है वो डायरेक्ट आए और सम्राट से बात करे, क्योंकि अभी तक सम्राट के पास इनका जाना बहुत ही कठिन था। लेकिन चीन संधि नहीं दोहराना चाहता था। इसके अतिरिक्त एक कारण ये था कि पश्चिमी राष्ट्र देख चुके थे कि चीन के अंदर व्यापार करने से उन्हें कितना लाभ है, और वो चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। और इसीलिए वो वहां पर धीरे धीरे अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग भी करने लगे। फ्रांस जो है उसके एक पादरी ऑगस्ट चैम्बरलेन ने को चीन के भीतरी भागों में धर्म प्रचार करने के अपराध में बंदी बना लिया गया, और चीनी न्यायालय ने उसे अभियोग भी चला लिया वहां पर, और उसे मृत्युदंड भी दे दिया गया। इस बात से क्या हुआ कि फ्रांस जो है उसमें भी क्रोध की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड जो है वो तो चाहता ही था कि किसी तरीके से चीन से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सके, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो फ्रांस है वो भी उससे नाराज हो गया है। और फ्रांस का इस समय शासक था नेपोलियन तृतीय। उसने देखा कि इंग्लैंड जो है वो नाराज है चीन से, चीन और उसके संबंधों में कटुता है, तो वो खुद भी इंग्लैंड का साथ देना चाहता था, ताकि जो मित्रता है उनकी वो मजबूत हो जाए। क्योंकि इसी समय क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस दोनों एक तरफ थे। तो
टर्की के साथ दे रहे थे, तो वो अपनी मित्रता को और भी मजबूत करना चाहता था। और जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था, उसमें चीन के शासकों द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो मदद ली गई, उससे चीन की दुर्बलता पूरी तरह से पता चल गई थी कि चीन तो स्वयं अपने विद्रोहों का दमन करने में ही सक्षम नहीं है, तो हमारे साथ वो युद्ध में क्या जीतेगा। ये चीज जो है वो स्पष्ट रूप से पता चल गई थी, और इन्हीं कारणों से युद्ध होना अवश्यंभावी था। 1800 मतलब इंग्लैंड और चीन के बीच में युद्ध आरंभ हो गया 1856 में, लेकिन 1857 में इंग्लैंड के विरुद्ध भारत के अंदर विद्रोह हो गया। और आप जानते हैं कि वो विद्रोह कितना बड़ा था, इसलिए इंग्लैंड ने उस समय फ्रांस, अमेरिका और रूस, उन तीनों से मदद करने के लिए कहा। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका जो है वो तटस्थ बन गया, रूस केवल मात्र अवलोकन करता रहा, और केवल फ्रांस था जिसने इंग्लैंड की सहायता की। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों विजयी हुए, और दोनों पक्षों के बीच में जो संधि होती है वो कहलाती है टेंसन की संधि, जो 1858 में हुई। इसके अंतर्गत अफीम के व्यापार को वैध करार दिया गया और उस पर आयात शुल्क लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त चीन ने 11 बंदरगाह इनके लिए और खोल दिए। पाश्चात्य देशों के राजदूतों को ये कहा गया कि वो पीकिंग में निवास कर सकते हैं। यांगत्से नदी में भी जहाजों को चलाने की अनुमति दे दी गई। ये कहा गया कि जिस भी विदेशी के पास पासपोर्ट है वो चीन में कहीं भी आने जाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। इसके साथ ही साथ चीन के सम्राट ने जो विदेशी धर्म प्रचारक थे उनकी प्राण रक्षा का वचन भी दिया। चीन ने इंग्लैंड और फ्रांस को युद्ध का हर्जाना देना भी स्वीकार किया, और इंग्लैंड फ्रांस के क्षेत्रातीत अधिकार जो थे वो बढ़ा दिए गए। यानी जिन बस्तियों में उनके लोग रह रहे थे वहां पे चीन का जो आना जाना है वो नहीं रहेगा, चीन ज्यादा दखल नहीं देगा, उस क्षेत्र के अंदर इनके स्वयं के अधिकार रहेंगे। लेकिन टेंसन की संधि के साथ ही ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब पीकिंग में निवास के लिए ये जा रहे थे तो अमेरिका, रूस को तो वो वाला मार्ग बताया गया जाने के लिए जहां से चीनी लोग जाते थे, लेकिन जिस रास्ते से गुलामों को ले जाया जाता था इंग्लैंड और फ्रांस को उस रास्ते से आने को कहा गया। तो इससे इंग्लैंड और फ्रांस को अपना अपमान महसूस हुआ, तो इन्होंने पुनः सैनिक अभियान किया, और 1860 में ये जेहोल जहां पे सम्राट छिपा हुआ था वहां पर चले गए। तो सम्राट तो वहां से चले गए, भाग गए, और सम्राट का जो भाई था उनके साथ पीकिंग कन्वेंशन किया गया, जिसमें टेंडसन को भी विदेशियों हेतु खोल दिया गया, और फ्रांस के पादरियों को ये अधिकार दिया गया कि वो चीन में कहीं भी भूमि खरीद सकते हैं और चर्च बना सकते हैं। कोलून का जो प्रदेश है वो इंग्लैंड के अधिकार में और दे दिया गया। व्यापारिक लेन देन में विदेशियों को भी कॉन्ट्रैक्ट करने की छूट दी गई, अब वो खुद भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो धर्म प्रचारक थे उनको उनके प्राण रक्षा की गारंटी दे दी गई। विदेशियों पर जो अभियोग है वो न तो चीनी अदालतों में चलाया जाएगा और न ही चीनी न्यायाधीशों द्वारा उन्हें दंड दिया जाएगा, इस बात को भी कहा गया। और सम्राट ने बहुत ही खेद व्यक्त किया, क्योंकि ये मैत्री संबंध उसने तोड़ लिया था, उस बात पे उसने बहुत अफसोस जाहिर किया। और हम देखते हैं कि इसके बाद 1861 से जो चीन है वो पश्चिमी देशों हेतु खुल गया। आर्थिक रूप से तो बहुत जर्जर हुआ, क्योंकि सारे पश्चिमी देश जो हैं वो व्यापारिक लाभ उठाने के अंदर जुट गए। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि चीन का आधुनिकीकरण आरंभ हो गया,
और जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे रेल निर्माण का कार्य हो रहा है, इस तरीके का कार्य है, वो सब शुरू हो गया। अमेरिका के साथ चीन के संबंध बहुत मधुर बने रहे थे और उसके साथ उसकी मुक्त द्वार की नीति जो है उसका पालन होने लगा था। कोरिया के प्रश्न को लेकर 1894-95 में जापान ने चीन के साथ युद्ध किया और जापान विजयी हुआ और चीन जैसा बड़ा देश उससे हार गया, तो जापान के लिए भी चीन के द्वार खुल गए। और इस तरीके से ये जो शक्तियां थीं, इन शक्तियों ने चीनी तरबूज को काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी और चीन के जो भूभाग थे वो चीन की केंद्रीय सरकार के हाथ से निकलकर पश्चिमी शक्तियों के अधिकार में जाने लगे और धीरे धीरे संपूर्ण चीन विदेशी शक्तियों के, विशेषतः यूरोपीय शक्तियों के प्रभुत्व में चला गया। और हम देखते हैं कि इसका परिणाम निकलता है 1911 में जो चीनी क्रांति होती है उसके अंदर, क्योंकि विदेशी प्रभुत्व के कारण जनता के अंदर असंतोष बढ़ता चला गया और जिसका परिणाम हमें दिखता है 1899 में एक बॉक्सर विद्रोह होता है, जिसमें चीनी जनता ने इन विदेशियों के प्रति विद्रोह करना आरंभ किया। धीरे धीरे नए दल बनने लगे, नई विचारधाराएं आने लगी और 1911 में चीन में एक क्रांति होती है, जिसका अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे।